welcome back to the channel, and today we are going to begin with Unit 1, and that too the very first chapter of Unit 1, which is the living world. It is probably the most easiest of all. तो आज हम इससे शुरू करेंगे। अब इसके अंदर में ना स्टार्टिंग में कुछ ये जैसे अर्नेस्ट मेयर के बारे में या फिर हर चैप्टर के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट वगैरह के बारे में दिया होता है, जो कि कई कई पार्ट्स पे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले वाले पेपर में भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस हिसाब से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनको हम क्या बोलते थे। तो ये एक तरीके से बहुत ही हाईलाइटिंग लाइन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की। उसके बाद दूसरी चीज़, उनका जो नाम है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ से भी एसोसिएटेड है कि कैसे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को सेंट्रल क्वेश्चन बनाया एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, जो आज हम देखते हैं। दूसरी चीज़ जो एक और है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की करंट डेफिनेशन है, सबसे पहले उन्होंने उसको यूज़ किया था और उसको अप्लाई किया था, तो वो सबसे पहले उन्होंने किया था, जो आज उसकी करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो। तो यही चीज़ है, जो तीन चीज़ें जो पूछी जा सकती है कि एक तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ से एसोसिएटेड, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ से एसोसिएटेड, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको हम क्या बोलते थे, फेमस बहुत ज़्यादा नाम है उनका, कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब आता है अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया हुआ कि कैसे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशंस में, फ्रेश लेक्स में, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स। इन सब चीज़ों में जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की भी सिर्फ बात करें तो हम सब एक स्पीशीज़ है, लेकिन उसमें भी कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग टॉलरेंस होती है, और जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं, बेस्ड अपॉन उनकी क्या एडाप्टेशन है और किस तरीके से अपने क्लाइमेट के अंदर एडाप्ट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो इस लाइन से पता लगती है, वो ये है कि सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स हैं वो मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे, और बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके एक कम्युनिटी बनाती है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स आपस में कॉपरेट करते हैं और सर्वाइव करते हैं एक ही जगह पे एक साथ। और यहाँ से इनफैक्ट जो एक पर्टिकुलर सेल होता है, उस सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसी को यहाँ पे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक बोला गया है। तो ये भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि लाइफ है क्या एक्चुअल में। अब इस बेसिस पे हम दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक तो है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन कि लाइफ मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में कैसे अलग अलग है, और दूसरा है एक फिलोसफिकल क्वेश्चन कि लाइफ है तो सही, लेकिन उस लाइफ का पर्पस क्या है, कि क्यों कोई भी इंसान या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का क्या पर्पस है। तो अब आता है अगला वाला पार्ट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है नहीं, इसमें से कुछ पूछा जाएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो अगला पार्ट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। तो ये बोलता है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ह्यूज वैरायटी देखने को मिलती है, चाहे वो कुछ प्लांट्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, या फिर हमारे खुद के पेट्स हो, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। ये सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये सब चीज़ें तो वो है जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। तो अगर हम अपने देखने के एरिया को इंक्रीज़ कर दें, जैसे हम एक छोटे से एरिया में देखें तो उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे वो ऑब्वियसली कम होंगे अगर हम उससे बड़ा एरिया देखते हैं उससे। तो जैसे अगर हम इतना एरिया देखें और इतना एरिया देखें तो ऑब्वियसली में जो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे वो बड़े एरिया में ज़्यादा होंगे। अगर हम अपना एरिया देखने का इंक्रीज़ कर दें, ऑब्जर्वेशंस का एरिया इंक्रीज़ कर दें, तो हमें ऑर्गेनिजम्स की चाहे रेंज हो, यानी कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि उनका नंबर और उनकी वेराइटी, दोनों चीज़ें ही बढ़ती हुई दिखेंगी। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी डेंस फॉरेस्ट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे तो हमें और भी ज़्यादा ग्रेटर नंबर में ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, और भी ज़्यादा ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। हर एक अलग अलग टाइप का प्लांट, अलग टाइप का एनिमल, या फिर कोई भी दूसरे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। अभी जो फ़िलहाल जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है जो हमें पता है और डिस्क्राइब्ड भी है, यानी कि नोन और डिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ
स्पीशीज़ जो हमारे पास वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है कि इतनी हमें पता है, और वो पता होने के बाद डिस्क्राइब भी है पूरी तरीके से। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इसी चीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी, अब इससे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, या फिर बोथ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है? तो इसमें आता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक तो कितने ऑर्गेनिजम्स है और कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनके टाइप्स भी और उनका नंबर भी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, या फिर अगर हम पुराने एरिया को भी टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें नए ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाई होते रहेंगे, नए ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली हम देख पाएंगे। अब आता है कि एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी, हमें पता है कि कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आधे से ज़्यादा तो हमें पता भी नहीं होंगे, और जितने पता है वो भी हर एक एरिया में उसके खुद के लोकल नाम से जाने जाते हैं। जैसे किसी एक एरिया में सेम ऑर्गेनिज्म का कोई दूसरा लोकल नाम होगा, तो किसी दूसरे एरिया में उसी ऑर्गेनिज्म का कोई और नाम होगा। तो ये जो नाम होते हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं। मतलब एक ही कंट्री में मल्टीपल जगहों पे अलग अलग नाम से उस सेम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर दो अलग अलग एरिया के लोग आपस में उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे या उस ऑर्गेनिज्म के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे, तो उस केस में उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। इसीलिए एक नीड होती है कि हम नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को हर जगह पे एक ही नाम से जाना जाए। तो इसीलिए एक नीड हुई कि अगर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है लोगों में आपस में बात करने में, तो हमें एक मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, ताकि वो ही ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें उसके फीचर्स के बारे में पता है, उसकी कैटेगराइजेशन के बारे में पता है। इन सब के बारे में पता होने के बाद ही हम उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। और अगर हमें ये पता हो कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म से क्या नाम एसोसिएटेड है, और जब हम उसको करेक्टली डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तभी नॉमेनक्लेचर पॉसिबल होता है। और ये जो प्रोसेस है कि हम उसको करेक्टली डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और उससे एसोसिएटेड नाम के बारे में हम पता कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट, मतलब इसी चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स निकाले जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को नाम दे सकते हैं, क्योंकि इससे एसोसिएटेड कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस निकालने पड़ेंगे जिससे हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उसी सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए नाम देंगे। अब ये हर एक बायोलॉजिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड था कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे एसोसिएटेड किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। जैसे प्लांट्स के लिए भी जो साइंटिफिक नेम्स है वो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल से एसोसिएटेड है, वो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल से और कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हम उसको नाम दे सकते हैं, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है कि ये रूल्स को फॉलो करते हुए प्लांट को हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICBN भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्लांट्स को नाम देने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ होता है, फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो रूल्स एंड क्राइटेरिया देती है जिसके थ्रू हम प्लांट्स को नाम दे सकते हैं। तो उसके अंदर ना शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। अब बहुत बारी ICNB भी दिया होता है, ये होता है बैक्टीरिया के लिए। तो ICBN और ICNB में कंफ्यूज नहीं होना, ICBN ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यू मे आस्क हाउ और अब आता है कि एनिमल्स कैसे नाम करे जाते हैं। एनिमल्स को हम कैसे नाम देंगे, उसके लिए भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICZN, जो कि इसके एनिमल्स के लिए अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया देती है जिससे हम एनिमल्स को नाम कर सकते हैं या एनिमल्स का नाम दे सकते हैं।
द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट, अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्यों एक्चुअल में दिया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोगों के सामने डिस्क्राइब करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म सेम नाम, हर एक जना सेम ऑर्गेनिज्म पे पहुँचे। अगर हम उसके सामने किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो हर एक बंदा यही सोचे, मतलब जो हम ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचे और उसी डिस्क्रिप्शन से उसको आइडेंटिफाई कर ले और सारे के सारे लोग सेम एनिमल पे पहुँच जाए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी एबल टू arrive at the same name, that it should enable the people to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used by any other organism. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया है दूसरे को भी हम वही नाम दे देंगे। हर एक जने का, हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो अलग अलग होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सबका नाम अलग होना चाहिए। कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स का नाम सेम नहीं हो सकता। अब आता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ताकि वो साइंटिफिक नेम दे सके नॉन ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसको हम एक्चुअल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है और उनको नाम देने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट्स, हर एक नाम के 2 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक होता है उसका जेनेरिक नेम, एक होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि इन दोनों नाम को मिला के एक ऑर्गेनिज्म का नाम बनता है। कि कोई भी, अगर हम किसी भी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसको नाम देने के लिए हम 2 चीज़ों का फॉलो करते हैं। एक, सबसे पहले जो उसका वर्ड आता है वो होता है जेनेरिक नेम, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से जीनस को बिलोंग करता है, और दूसरा आता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म की क्या स्पीशीज़ है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोगों का जो जेनेरिक नेम है यानी कि जीनस है वो है होमो, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो है सेपियंस, यानी कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो है सेपियंस। तो इसको मिला के जो हमारा नाम पूरा बनता है वो होता है होमो सेपियंस। तो ये जो, क्योंकि इस नेमिंग के अंदर 2 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल का मतलब ये हो गया कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्सी या 2 बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ एक नाम। तो बायनॉमियल यानी कि 2 चीज़ों से बना हुआ, नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो नेमिंग है, ये जो नेमिंग सिस्टम है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नेमिंग सिस्टम को किसने दिया था, तो वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, और ये आज के टाइम पे हर एक बायोलॉजिस्ट इसको फॉलो कर रहा है। ये जो नेमिंग सिस्टम है ये एक 2 वर्ड फॉर्मेट है और इसीलिए नाम दिया गया, इसको 2 वर्ड फॉर्मेट इसीलिए दिया गया ताकि ये कन्वीनियंट हो सके। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। अब हम मैंगो का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। इसका नाम एक्चुअल में क्या है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। देखते हैं कि कैसे ये एक बायनॉमियल नाम है। इसके अंदर जो मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है इसके जीनस को। इसका मतलब ये है कि जो मैंगो है वो मैंगीफेरा जीनस को बिलोंग करता है और इंडिका स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। यानी कि मैंगीफेरा क्या है, उसका जीनस है, और इंडिका जो है उसकी स्पीशीज़ है। तो ये मैंगो का जीनस हो गया और इंडिका उसकी स्पीशीज़ हो गई। तो यानी कि ये 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, यानी कि ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हुआ। तो इस नेम में मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल इंडिका इज़ द पर्टिकुलर स्पीशी। अदर यूनिवर्सल रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं। अब हमने क्या सोच के ये नाम दिया, तो सबसे पहले तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। यानी कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे वो लेटिन में ही होंगे, चाहे वो मैंगीफेरा हो चाहे वो इंडिका हो, ये दोनों लेटिन वर्ड्स ही होंगे। और चाहे उनका कोई भी ओरिजिन हो, मतलब एक्चुअल में चाहे वो उनका कोई भी ओरिजिन हो, लेकिन हम उसको लेटिनाइज कर देते हैं अगर हमें उसका साइंटिफिक नेम रखना है तो। उसके बाद लिखा किस में जाता है, लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। यानी कि जो वर्ड है वो इटसेल्फ लेटिन में है या फिर लेटिनाइज करा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका कोई भी ओरिजिन हो, लेकिन उसको लिखा जाएगा इटैलिक्स में। अब जो पहला वर्ड है उसके अंदर, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, यानी कि जो पहला वर्ड होगा यानी कि ये मैंगीफेरा, ये होगा उसका जीनस, वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट विल बी द स्पेसिफिक एपिथेट। अब चाहे हम कोई भी नाम लिख लें, पहला वर्ड हमेशा जीनस ही होगा और दूसरा वर्ड हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट ही होगा।
बोथ द नेम्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जो दोनों हम नाम लिख रहे हैं बायोलॉजिकल नेम में, यानी कि जेनेरिक नेम और स्पीशीज, दोनों के दोनों को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर हम उसको हैंड रिटन कर रहे हैं यानी कि हम उसको खुद से लिख रहे हैं तो उन दोनों को हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे ना ये सेपरेटली की जगह लिखा जाता है कि उनको हम कंबाइंडली अंडरलाइन करते हैं, यानी कि दोनों को साथ में इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेपरेटली ही अंडरलाइन करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो वैसे तो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, अब जैसे मैंने इसको लिख दिया खुद से मैंगीफेरा इंडिका, तो मेरे को इसको ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, और ये भी छोटे आई में होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। तो बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन होते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, और अगर प्रिंट हो रहे हैं तो प्रिंट इटैलिक्स में करना होगा। और इटैलिक्स में हम क्यों प्रिंट करते हैं? उसके लेटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। इधर क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं वो, कि इधर वो बोल सकते हैं कि प्रिंट तो इटैलिक्स में हो रहा है ताकि हम उसका ग्रीक ओरिजिन को इंडिकेट कर सके। ये क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, पर इन मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाता है। तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स बट टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन ही करेक्ट नाम है उसका। दूसरी चीज़ है, और जो लास्ट इसका जो रूल है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस जो डिनोट कर रहा है, यानी कि जो वर्ड जीनस को डिनोट कर रहा है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, वाइल स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका जो इसने दिया हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? सबसे पहले तो ये डिराइव्ड किस में है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है लेटिन। लिखा किस में हुआ है? इटैलिक्स में। अगर खुद से हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। लास्ट रूल है कि पहला जो वर्ड होगा यानी कि जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर यानी कि स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होगा। जैसे यहाँ पे एम कैपिटल में और आई स्मॉल में है, ये बताता है। अब यहाँ पे आता है कि जो नेम ऑफ द ऑथर है, इट अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। जब हम पूरा नाम लिख लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो एंड में हम एक, और जो भी इंसान ने या फिर जो भी साइंटिस्ट ने ये पर्टिकुलर नाम ढूंढा है, डिस्कवर किया है, दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम हम एंड में एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो जो नेम ऑफ द ऑथर होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा एक एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, तो उनका जो नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, लिन करके LINN करके डॉट लगा देते हैं आगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एब्रीविएटेड फॉर्म में दिया हुआ है। इट इंडिकेट्स द स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो नाम हम साइंटिस्ट का लिख रहे हैं आगे, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीशीज़ है उसको सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, यानी कि लीनियस ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब करा और उसकी नेमिंग दी, तो इसीलिए हम उसको वहाँ पे लीनियस लिख देते हैं उसका। तो यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. अब हमारे पास, अगर हमें पता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है, तो हम इतने सारी स्पीशीज़ को कैसे नाम देंगे? मतलब इतनी सारी स्पीशीज़ को कैसे स्टडी करेंगे? तो इतनी सारी स्पीशीज़ को स्टडी करने से अच्छा हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहले तो इसका जो मेथड होता है वो होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ही वो चीज़ है जो हमने सोचा करने की, जिससे हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals, or dogs, cats, or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मतलब बेस्ड अपॉन कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जब हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डॉग के बारे में, या फिर अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल के बारे में, ज़्यादा आसान होगा समझना। जैसे प्लांट और एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक एनिमल को देख के ये बोल देंगे कि वो प्लांट है, या प्लांट को देख के ये बोल देंगे कि वो एनिमल है।
कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही हम उसको प्लांट और एनिमल में इजीली क्लासीफाई कर पाते हैं कि हमें पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यहाँ पे पत्तियाँ हैं, नीचे स्टेम है, ये पूरी मतलब ये स्टेम है, नीचे रूट्स हैं, तो हम उसको इजीली प्लांट में डाल सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी 4 टांगे हैं यहाँ पे और इस तरीके से, तो उसको हम एनिमल में डाल सकते हैं, जिसकी बॉडी पे फर है, ये सारी चीज़ें बेसिस पे हम उसको एनिमल में डाल सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देते हैं और उसी चीज़ को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट इन सबका नाम सुनते हैं तो हमें पता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमने क्लासीफाई करे हुए हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई भी इनमें से नाम सुनते हैं तो हमें पता है कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स उसमें होंगे, उनसे एसोसिएटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे अगर हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर क्या इमेज बनती है। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, अपने दिमाग में हम डॉग के बारे में ही सोचेंगे, कैट के बारे में तो नहीं सोचेंगे। अगर हमें मान लो एल्सेशियंस के बारे में सोचना है तो हमें पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ नहीं सोचेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि हमने कुछ ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही हम उसको समझ जाते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में लाई करना चाहिए। Now if we were to think of similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair। जैसे कि अगर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स में हम वही ऑर्गेनिज्म के बारे में तो सोचेंगे जिसके अंदर बाहर एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनके ऊपर बॉडी हेयर होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम मैमल बोल रहे हैं तो उसके अंदर होगी ही होगी, कि उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स भी पक्का होंगे और उसके अंदर बॉडी हेयर भी पक्का होंगे। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, मान लो कि हमने प्लांट के अंदर वीट के बारे में बात करी तो हमारे अंदर क्या पिक्चर आएगी, हमारे वीट प्लांट की तो पिक्चर आएगी, राइस प्लांट की पिक्चर तो नहीं आएगी। हेंस ऑल ऑफ दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे के सारे कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे हम इजीली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाते हैं, हम इजीली ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लासीफाई करते हैं और उनकी कलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि इसके अंदर अब जितने भी ये जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी कन्वीनियंट कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली इसके अंदर ग्रुप करके स्टडी कर सकते हैं। अब इन कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम टैक्सा है। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो टैक्सा है वो इंडिकेट करता है कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अब चाहे मैं प्लांट लूँ, प्लांट के अंदर चाहे वीट लूँ तो प्लांट भी टैक्सा ही माना जाएगा और वीट भी टैक्सा ही माना जाएगा। ये सब के सब कैटेगरीज जो भी डिफरेंट हम लेवल पे पढ़ते हैं वो सारी की सारी टैक्सा ही होती हैं। प्लांट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ टैक्सा और प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स है, जैसे एनिमल्स के अंदर क्या आता है, मैमल्स आते हैं, तो एनिमल्स भी अपने में एक टैक्सा है और मैमल्स भी अपने में एक टैक्सा है। ये सारे अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, तीनों की तीनों, इनफैक्ट डॉग्स भी एक टैक्सा ही है। हर एक नॉर्मल जो है, हर एक कैटेगरी अपने अलग अलग लेवल पे है। जैसे एक डॉग थोड़ी नीचे की कैटेगरी है, उसके ऊपर की मैमल की है, उसके ऊपर की एनिमल की है, लेकिन इन सबको हम टैक्सा ही बोलेंगे। दे ऑल रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, यहाँ पे ना ये पूछ लेंगे दैट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, सेम टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल, इस तरीके से। तो जैसे अगर हम इन तीनों में बात करें तो हमें पता है कि कैसे आंसर निकालेंगे इसका। यहाँ पे हमें पता है कि ये तीनों के तीनों जो है वो अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नीचे वाला डॉग है, फिर उसके ऊपर मैमल्स होंगे, उसके ऊपर एनिमल्स होंगे, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं क्योंकि सेम उस पर तो नहीं आ रहे। यानी कि एनिमल और डॉग एक ही बात थोड़ी, एनिमल के अंदर आते हैं डॉग। तो ये तीनों अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग टैक्सा होगा। सेम लेवल में कैसे होगा, जैसे कि मान लो एक डॉग है, एक कैट है, एक हॉर्स है, तो तीनों ही जानवर हैं और तीनों ही इंडिविजुअल जानवर होते हैं, तो तीनों ही अपने अंदर एक टैक्सा होंगे जो कि डिफरेंट टैक्सा को तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन सेम लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल होता तब जब
जैसे अलग अलग टाइप की डॉग्स होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग एनिमल हो गए, तो वो सेम टैक्सा डिफरेंट टैक्सा हो जाएगा लेकिन सेम लेवल पे होगा. Hence, based on characteristics, all the living organism can be classified in 2 different taxa. अब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड अपॉन कि उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके फीचर्स हैं. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा के अंदर ग्रुप करते हैं उसी को ही टैक्सोनॉमी बोला जाता है. कि एक ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सा में डालना बेस्ड अपॉन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. बस वो इतना पूछ सकता है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है आज के टाइम पे, जो हम टैक्सोनॉमी की अलग अलग बेसिस देख रहे हैं कि किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ को हम इन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इसमें से वो ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं करते. तो यहाँ पे करते किसके बेसिस पे? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की. मान लो उनका बाहर का मॉर्फोलॉजी कैसी है और अंदर का स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी कैसी है. उसके बाद उनका जो सेल है उसका कैसा स्ट्रक्चर है. सेल के स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मान लो मेरे पास एक सेल वॉल है. किसी के अंदर सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती. सबसे मेन एग्जांपल क्या है? एनिमल और प्लांट. एनिमल के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांट के अंदर होती है, तो उस बेसिस पे भी उनको अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई किया जा सकता है. डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन किस इकोलॉजी में वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी कैसी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, वो इन सब के बेसिस पे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये वाली लाइन ये बता रही है कि ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हमें टैक्सोनॉमी करनी है, टैक्सोनॉमी का बेसिस निकालना है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने किसी ऑर्गेनिज्म को किसी टैक्सा के अंदर डालना है, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे? पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन क्या था? किस तरीके से हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में, ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए. आइडेंटिफिकेशन ये था कि उसको हम करेक्टली डिस्क्राइब कर पाए और उससे एसोसिएटेड नाम को हम बता पाए. और नॉमेनक्लेचर क्या था? उसका नेमिंग करना, साइंटिफिक नेमिंग करना, ताकि हर एक जना सेम ऑर्गेनिज्म पे पहुंच पाए अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है टैक्सोनॉमिक की बेसिस बनती है. और कैरेक्टराइजेशन भी. कैरेक्टराइजेशन मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि किस तरीके से उनकी बॉडी जो है उसकी कैसी एनाटमी है, कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी है, तो इस बेसिस पे भी हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं. तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे टैक्सोनॉमी की जा सकती है, यानी कि हम उसको अलग अलग टैक्सा में डाल सकते हैं बेस्ड अपॉन दीज 4 थिंग्स. तो ये लाइन पूछी जाती है. इसके अंदर ये पूछेंगे कि क्या क्या बेसिस बनता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसकी मतलब पूरी वो पूछ सकते हैं जैसे सीक्वेंस कि पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, उसको कैरेक्टराइज करो, उसकी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ढूंढो, फिर उस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करो यानी कि उसको ईजिली डिस्क्राइब करो, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करो, उसको अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालो बेस्ड अपॉन कि वो कैसे कैरेक्टर्स है उसके अंदर, किस तरीके से उसके फीचर्स है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो जिनकी सेम डिस्क्रिप्शन होगी, सेम उनके फीचर्स होंगे, उनको सेम जगह पर डाल दिया जाएगा जो कि क्लासिफिकेशन होगी, कन्वीनियंट कैटेगरीज में डाल के फिर उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया. और ये सारी चीज़ें जो है टैक्सोनॉमी का बेसिस बन गई. टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है. ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए, और वो मेनली उनके खुद की यूज़ के लिए होता है कि किस तरीके से वो कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे जानवरों को हम यूज़ करते हैं अपने खुद के काम के लिए, उनके अंदर से लेदर निकालने के लिए, अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसलिए ह्यूमन्स हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो सके. वो अपनी नेसेसिटी के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढ सके, जैसे कि फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक नेसेसिटीज होती है. Hence the earliest classification were based upon the
यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कि पहले जो जब बहुत पुराने टाइम में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती थी, किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते थे, वो इसी बेसिस पे था कि ह्यूमंस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ दे रहा है, उस बेसिस पे हम उसको बांट देते थे। अब आता है कि ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, वो क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसी उनकी डाइवर्सिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें जानने में तो ह्यूमन बींग्स इंटरेस्टेड थे ही, बट साथ में ये भी जानने में थे कि उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, यानी कि वो आपस में कैसे एसोसिएटेड है कोई भी ऑर्गेनिज्म। और ये जो एसोसिएशन हम निकालते हैं या फिर ये भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, ये होती है, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब कि हम क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं पर बेस्ड अपॉन उनकी क्या कैरेक्टर, उनकी क्या रिलेशनशिप है आपस में, देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये ब्रांच ऑफ स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक्स में क्या आता है, सिस्टमैटिक्स में ये आता है कि उनकी क्लासिफिकेशन तो कर ही रहे हैं पर साथ साथ उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रहे हैं, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज बट ऑल्सो बेसिस ऑन अपॉन व्हाट इज देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये पूरी की पूरी जो ब्रांच ऑफ स्टडी है इसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। तो अगेन सिस्टमैटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि हमने लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव किया हुआ है। ये सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है इससे कि सिस्टमा का मतलब क्या है। सिस्टमा का मतलब है बेसिक, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की कैसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, उस बेसिस पे बस। अब आता है लीनियस ने सिस्टमा नेचुरे को यूज़ किया एज द टाइटल ऑफ हिस पब्लिकेशन। उन्होंने एक पब्लिश की एक बुक जिसका नाम उन्होंने सिस्टमा नेचुरे रखा। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स को बाद में हमने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के साथ मतलब इन सब चीज़ों को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इट वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड दीज थिंग्स एज वेल, कि हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो भी कर रहे हैं वो सारी उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी फिर सिस्टमैटिक्स में काउंट होने लग गई थी। तो सिस्टमैटिक्स है क्या, इट टेक्स इनटू अकाउंट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सारी चीज़ें तो है ही कि उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पर साथ साथ हम उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ढूंढ रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम उनके अंदर जो भी हमारी टैक्सोनॉमी थी वो कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी में क्या क्या रहा था, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और कैरेक्टराइजेशन। ये चारों चीज़ों को हम इसमें कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स में, पर उसके अंदर हम उसका एवोल्यूशनरी अकाउंट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जो कि डिराइव किया हुआ है एक सिस्टमा नाम या सिस्टमा लेटिन से, मतलब ये लेटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और उसकी जो लीनियस ने इस बेसिस पे एक टाइटल भी, एक पब्लिकेशन भी दी थी जिसका टाइटल उन्होंने सिस्टमा नेचुरे रखा था, जिसका बाद में हमने स्कोप यहाँ तक भी एनलार्ज कर दिया था, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको भी अकाउंट में लेता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये है पार्ट 1 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में देखेंगे कि कैसे हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टैक्सा में बांट रखा है। स्पीशीज़ हो गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और लास्ट में किंगडम। तो ये सारी चीज़ें एक ही बार में क्लासीफाई हो जाएंगी। कैसे किंगडम में हम ये देखेंगे कैसे स्पीशीज़ से किंगडम तक चीज़ें वेरिएशन दिखाती है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो वेरिएशन दिखाते हैं, कैसा उनके अंदर जैसे अलग अलग स्पीशीज़ है वो मिलके जीनस बना रही है, जीनस मिलके फैमिली बना रही है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में फिर समरी करें।